दुबई, ये नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, पाम जुमेरा, लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी कार्स, ये सब आता होगा। जो शहर 1960 में एक रेगिस्तान था, आज वो इतना डेवलप कैसे बना? आप दुबई के ग्लैमर को तो देखते होंगे, लेकिन आपको दुबई की डार्क रियलिटी का नहीं पता, क्योंकि बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमें दुबई की सिर्फ एक साइड दिखाते हैं, वो हमें दुबई की दूसरी साइड नहीं दिखाते। जी हाँ, दो दुबई हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको दूसरा दुबई दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं दुबई की हिस्ट्री को। 1800 में दुबई को एज अ फिशिंग हब स्टार्ट किया गया था और तब दुबई अबू धाबी के अंडर था, लेकिन फिर 1833 में अल मखतूम ने दुबई को अबू धाबी से आज़ाद करवाया और दुबई को एक अलग एमिरेट बनाई। काफ़ी ज़्यादा अमीरों के बाद 1912 में शेख सईद बिन अल मखतूम दुबई के अमीर बने और ये उस वक्त के वाहिद ऐसे अमीर थे जिन्होंने इतने सालों तक हुकूमत की और बहुत से लोग इनको फादर ऑफ दुबई भी कहते हैं। इन्होंने दुबई में काफ़ी ज़्यादा बंदरगाहें बनवाई, जिसकी वजह से दुबई को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। 1958 में शेख सईद की डेथ के बाद उनके बेटे शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम दुबई के नए अमीर बने। ये शेख राशिद का दौर था जब दुबई की किस्मत बदली, क्योंकि दुबई में अब ऑयल डिस्कवर हुआ और शेख राशिद के दौर में दुबई, अबू धाबी, शारजाह और 4 और एमिरेट्स ने मिलकर एक मुल्क बनाया, जिसको आज हम यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहिदा अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। दुबई के पास ऑयल बहुत ही ज़्यादा कम था और शेख राशिद बहुत समझदार इंसान थे। वो ये जानते थे कि ये दुबई के पास जो ऑयल है ये बहुत कम है, तो हमें अपनी इकोनॉमी को सिर्फ ऑयल के ऊपर इन्हिसार नहीं करने देना चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी को डिवर्सिफाई करना चाहिए। तो उन्होंने दुबई को टूरिस्ट प्लेस बनाने का फैसला किया। ये आप उस वक्त की दुबई की पिक्चर्स देख सकते हैं कि कैसे रेगिस्तान ही रेगिस्तान, लेकिन ये दुबई को न्यूयॉर्क जैसा शहर बनाना चाहते थे, वो दुबई को बिजनेस सेंटर बनाना चाहते थे। तो शेख राशिद ने दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया और ये पैसा इन्वेस्ट करने के लिए शेख ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसने ऑयल से होने वाली सारी कमाई के साथ साथ बहुत से बड़े बड़े बैंक से लोन भी लिया। पूरी दुनिया शेख का मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि एक रेगिस्तान के ऊपर एक घर खड़ा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और वो शेख इस रेगिस्तान के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना चाहता था। वो दुबई को दुनिया का सबसे मॉडर्न सिटी बनाना चाहता था। सबसे पहले शेख ने दुनिया के काबिल लोगों को दुबई में इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट वहाँ के ज़हीन लोग करते हैं और ये चीज शेख अच्छी तरह जानता था। शेख ने एक और बड़ी चीज की, उसने दुबई को फ्री टैक्स जोन बना दिया, जिसकी वजह से बड़े बड़े बिजनेसेस अपने हेडक्वार्टर दुबई में बनाने लगे। फिर 1990 को शेख राशिद मर जाता है और अगला अमीर बनता है शेख मखतूम बिन राशिद अल मखतूम। ये भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हैं और दुबई की तरक्की के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। फिर 2006 में उनकी भी डेथ हो जाती है और अब अगले अमीर बनते हैं उनके भाई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। इनके दौर में दुबई में कमाल के प्रोजेक्ट्स बने, जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, खजूर के दरख्त की शक्ल के 3 बड़े आर्टिफिशियल आइलैंड्स बने, जिन पर कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई गई। लेकिन दुबई की इसी शान और शौकत के पीछे दुबई की डार्क रियलिटी छुपी है। सोशल मीडिया में हमें सिर्फ दुबई की एक ही साइड दिखाई जाती है, आपने दुबई की दूसरी साइड नहीं देखी होगी। दुबई की दूसरी साइड ये है कि ये जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना, इसका आपको सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल नजर आता है, लेकिन आपको नहीं पता कि जिन मजदूरों ने दिन रात एक कर दी, खून पसीना एक कर दिया इन इमारतों को बनाने में, उनको उनकी मेहनत का पूरा सिला नहीं मिला। ये वो मजदूर हैं जिनका ताल्लुक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से है। ये दुबई में इस वजह से आए थे कि इधर ये अच्छे पैसे कमाएं और उधर इनके फैमिली मेंबर्स एक अच्छा लाइफस्टाइल जिए, लेकिन ये मजदूर वहाँ पर गुलाम बनकर रहते हैं। इनको उस कमरे में रखा जाता है जहाँ उनके साथ दर्जन लोग रहते हैं और वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज भी नहीं होती, लेकिन ये अपनी हकीकत अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं बताते। आपने डंकी मूवी में देखा होगा कि कैसे वो झूठ बोलता है कि मैं इंग्लैंड में बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन हकीकत में वो खुश नहीं होता।
वो सिर्फ अपनी माँ खुश रखना चाहता है और अपने रिश्तेदारों को जिलाना चाहता है। और दुबई में भी इन लोगों का यही हाल है। इसकी बड़ी वजह दुबई का स्लेवरी सिस्टम है। दुबई में इस वक्त कफाला सिस्टम राइज है, जिसकी वजह से जब भी कोई इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली बाहर जाता है तो सबसे पहले उसको एक कफील के अंडर होना पड़ता है। पहले ये जानते हैं कि ये कफील होता कौन है। कफील एक प्राइवेट बंदा होता है जिसकी फॉरेन कंट्रीज की ट्रैवल एजेंसीज के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं। वो उन्हें वर्किंग वीज़ा देता है और आगे से वो ट्रैवल एजेंसी वाले लोगों को वो वीज़ा देते हैं। आपने अक्सर कभी ना कभी ये सुना होगा कि ट्रैवल एजेंट ने फ्रॉड कर दिया, उसने कोई और वीज़ा कहकर कोई और वीज़ा दे दिया। हर बंदे के लिए कफील बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वहाँ रहने के लिए, वहाँ काम ढूंढने के लिए, क्योंकि ये कफील उनको काम ढूंढ के देता है और उनको रहने की जगह भी देता है। और ये कफील हर हफ्ते या हर महीने या रोज़ाना उनसे कमीशन लेता है। और ये कफील इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं कि आप ना ही पूछो। और अगर कोई बंदा उनके सामने मजम्मत करे तो ये कफील क्या करते हैं, ये उसको पकड़वा देते हैं और वो बंदा वापस अपनी कंट्री डिपोर्ट होता है। अब बात करते हैं दुबई के एक बहुत बड़े मसले की, और वो मसला है दुबई के सैवेज सिस्टम का। दुबई का सैवेज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्योंकि वहाँ कोई सिस्टम है ही नहीं। ये जो दुबई की आलीशान बिल्डिंग्स है, इसका जितना भी वेस्ट होता है उनको ट्रकों के जरिए ले जाया जाता है और फिर उनको कहीं डंप किया जाता है या कहीं फेंक दिया जाता है। Just goes and goes and It is. goes. It's a continuous loop, dog. It goes right around the city of Dubai. Oh my God. Here, give me 15 अप्रैल के दिन यूएई और दुबई में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन फिर रात 10 बजे दुबई में हल्की हल्की बारिश हुई। लोग ये जानते थे कि यूएई और दुबई की अथॉरिटीज ने आर्टिफिशियल रेन की है। दोस्तों, ये आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग की वजह से होती है, और ये आर्टिफिशियल रेन का टॉपिक इतना बड़ा है कि इसमें एक अलग वीडियो बन सकती है, तो इसकी डिटेल में किसी और वीडियो में जाएंगे। दोस्तों, फिर 16 अप्रैल को ऐसी बारिश हुई जो कि दुबई ने कभी नहीं थी देखी। दुबई में आधे घंटे में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि जितनी पूरे साल में नहीं थी हुई। आपने बरों से सुना होगा कि अगर तुम कुदरत के साथ छेड़छाड़ करोगे तो कुदरत तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। दुबई के केस में भी बिल्कुल ऐसे था। दुबई को क्लाउड सीडिंग करने का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। पूरे कंट्री में अफरा तफरी मच गई। यूएई के 3 बड़े शहर दुबई, अबू धाबी और शारजा पूरी तरह डूब गए। अथॉरिटीज ने सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। सिटीजन्स के मोबाइल में इमरजेंसी मैसेज आने लग पड़े। उनको न्यूज़ और मैसेजेस के जरिए ये कहा जाने लगा कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। इतनी बुरी हालत दुबई में कभी नहीं थी हुई। सेवेज सिस्टम के ना होने की वजह से पूरा दुबई डूब गया। दुनिया के सबसे बड़े मॉल दुबई मॉल में पानी चला गया, यहाँ तक कि इसके गोदामों में भी पानी चला गया और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनका व्यू आप इंस्टाग्राम में देखते हैं, और ये देखें कि इन बिल्डिंग्स के टेरेस में रखा हुआ फर्नीचर कैसे उड़ रहा है। सोशल मीडिया में हमें ये दिखाया जाता है कि जिसने दुबई नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, वो सक्सेसफुल ही नहीं। दुबई का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, हर इन्फ्लुएंसर दुबई जाता है। डेफिनेटली दुबई में पैसा है, लेकिन बड़े बिजनेसमैन के लिए, आम मजदूर के लिए दुबई में जलालत है। अब दुबई की एक अच्छी चीज़ भी है और वो है दुबई की सेफ्टी। दुबई में बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। दुबई में आपको चोरी का खतरा नहीं, आपको ये खतरा नहीं कि कोई आएगा आपको लूटेगा और चले जाएगा, क्योंकि दुबई में चोर के हाथ काटे जाते हैं और इस लॉ की वजह से वहाँ दुबई में कोई भी चोरी नहीं करता। और अगर आप ये क्राइम रेट का चार्ट देखते हैं तो दुबई में सबसे कम क्राइम होता है। इसी वजह से बहुत बड़े सेलिब्रिटीज दुबई को प्रेफर करते हैं रहने के लिए, क्योंकि यूएई की गवर्नमेंट और दुबई उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और इसी सेफ्टी नेस की वजह से आज दुबई इतनी बड़ी टूरिस्ट प्लेस बनी है। दोस्तों, मेरा काम था कि मैं आपको दुबई की दोनों साइड्स दिखाऊं, क्योंकि हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, कुछ आपके फ़ायदे में और कुछ आपके नुकसान में।
इस तरह जिन यूट्यूबर्स को आप देखते हैं इनके भी कई पहलू होते हैं। मैंने इस वीडियोस में यूट्यूबर्स की हकीकत के बारे में बात की है कि वो कैसे इतने ज़्यादा अमीर होते हैं।